जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सेक्शन ए। सेक्शन कह दिया गया है जिसके अंदर 15 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, 1 मार्क्स के हैं सभी क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है कि देश के सभी वयस्क क्या कर सकते हैं, वोट देने का अधिकार होता है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। धार्मिक समूह है, शिक्षित व्यक्ति है, संपत्ति के आधार पर हम वोट नहीं करते हैं, वयस्कता के आधार पर क्या किया जाता है, वोट किया जाता है। वयस्क मतलब कि 18 ईयर से ऊपर जिनकी भी एज है वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, लोकसभा में सत्तारूढ़ दल का नेता कौन होता है। तो सत्ता दल जो रूढ़ का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया। भारत में न्यायालयों के कितने स्तर है। न्यायालय मतलब कि जो यहाँ पे हम कहे उनके कोर्ट के जो न्यायालय हैं उनके कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। दहेज लाने के लिए महिला को परेशान करना किसके अंदर आता है, आपराधिक कानून के अंदर आता है। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो एज पर अनटचेबिलिटी, तो ये आ जाएगा सी। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या किया गया है, इस चीज को समाप्त किया गया है, जो अनुच्छेद 17 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक के रूप में आते हैं। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। अंतर फसल किसे कहा जाता है। हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंतर फसल, मिट्टी को बारिश से बचाने के लिए अलग अलग फसलें वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाती है और अलग अलग समय पर बोई जाती है। फसलों को अलग अलग भूमि पर उगाना, फसलें पहाड़ी ढलान की रूपरेखा के समांतर उगाई जाती है, समान फसलों के लिए समान सपाट सतहों का उपयोग करना। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा इसका, कि अलग अलग फसलें लगाई जाती है और अलग अलग समय पे बोई जाती है, मतलब वैकल्पिक तौर पे अलग अलग, यहाँ पे अलग फसल, यहाँ पे अलग फसल, इस तरह से फसल लगाई जाती है, इसे अंतर फसल कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं। रोपण कृषि क्या होती है, एक व्यावसायिक खेती होती है जहां पर एक ही फसल को बड़ी संख्या में उगाया जाता है। तो 8th का आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, पहली कपड़ा मिल मुंबई में कब स्थापित हुई। तो पहली जो मिल थी मुंबई में, हम यहाँ पे देखते हैं 1854 में। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9th में सी आंसर सही हो जाएगा, 1854 में स्थापित हुई थी। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन था। तो ये देखते हैं आंसर। तो देखो अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कौन है, तो औरंगजेब। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने किसे अपना नेता घोषित कर दिया था। तो 12th में बहादुर शाह जफर को। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 13, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो 13 में हो जाएगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो 1905 में हुआ था। तो आंसर यहाँ पर बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, 1905 में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन देखते हैं, संघवाद का अर्थ है। संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों का अस्तित्व। जब एक से अधिक सरकार हो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उसे क्या कहा जाता है, संघवादी। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम ये सब जो क्वेश्चन थे एक एक नंबर के थे, सेक्शन ए था। अब हम सेक्शन बी, खंड बी करने वाले हैं यहाँ पे, जो कि 2-2 मार्क्स के हैं। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करने हैं और 2 मार्क्स के हैं, 8 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 15 को संक्षेप में वर्णन करता है। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है उसके बारे में हमें देखना है। आइए देखते हैं आंसर। तो आंसर में देखिए क्या लिखेंगे, अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि राज्य किसी भी जाति, किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। मतलब कोई भी राज्य जो है वो किसी भी जाति, किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी नागरिक के अंदर धर्म के, मूल वंश कौन सा है, उसकी जाति कौन सी है, लिंग या जन्म स्थान कौन सा है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह है अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट देखते हैं
स्टूडेंट आप चाहते हैं तो आप मेरा जो इंस्टाग्राम का चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसकी जो आईडी है या वो जो आप पेज है मेरा, वो है स्मार्ट स्टडी 10 या स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से है। आप इंस्टाग्राम पे जाकर इस चैनल को फॉलो कर दीजिए। यहाँ पर आपको सभी आंसर जो हैं वो बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, और जो क्वेश्चंस पेपर होंगे या जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होंगी उसका आपको लिंक ईजिली मिल जाएगा, वहाँ से ईजिली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम आप अगर आपकी कोई क्वायरीज है उससे रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड जो भी शॉर्ट में अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे आपको, और आप इजीली वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके सामने मैंने लिंक, उसका आईडी का नेम लिख दिया है SMAR फिर -T, उसके बाद STUDY10। यहाँ पे आपको ये जब आप टाइप करेंगे जाके तो आपको मेरा पेज खुल जाएगा, आप उसको लाइक कर सकते हैं। अब हम इसका जो और में क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निर्माण में भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आंसर देखिए क्या कहा गया है। अंबेडकर उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिन्हें संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आप इस तरह से इजी शब्दों में लिखना है तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाने की जो प्रारूप समिति थी उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने में, उस पर उठे विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने में तथा संविधान सभा के सुझावों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संभाला था। क्या क्या कार्य था उसका? प्रारूप, पहले एक प्रारूप, हमें कोई भी चीज की प्रारूप बनाना पड़ता है ना, उसकी बनानी पड़ती है भी क्या क्या काम करना है, फॉर्मेट बनाना पड़ता है, उससे जो प्रश्न है उनका आंसर और उसके सुझाव है उनमें परिवर्तन लाना, ये सारा काम भीमराव अंबेडकर जी ने संभाला था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित, उद्योगों को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल, भूमि, पानी, श्रम, बिजली, पूंजी, परिवहन, बाजार की उपलब्धता, ये सारे कारण हैं जो प्रभावित करते हैं कि उद्योग चलेगा या नहीं। कि उसको कच्चा माल अगर इजीली मिल गया तो वो ज्यादा सामान मंगाएगा, भूमि उसे कहाँ मिली है, पानी मिल रहा है कि नहीं, श्रम करने वाले लोग मिल रहे हैं, लेबर मिल रहे हैं, बिजली मिल रही है, पूंजी पैसा मिल रहा है, परिवहन कितना आसान है, बाजार कितना उसको उपलब्ध हो रहा है उसके लिए, ये सारी चीजें एक उद्योग को प्रभावित करती है। उद्योग वहां स्थित होते हैं जहां इनमें से कुछ भी या सभी कारक आसानी से उपलब्ध, मतलब लगभग सारे कारक उसको इजीली मिल जाने चाहिए, तभी क्या होता है, उद्योग उसी जगह पर क्या होते हैं, स्थापित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आंसर देखेंगे हम। उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर, कि उसको कच्चा माल रॉ मटेरियल क्या मिल रहा है उसके आधार पर, उसके आकार में छोटा आकार, मतलब कि छोटा सा उद्योग है या लघु उद्योग या कुटीर उद्योग या हम कह देंगे बड़ा उद्योग है, उसके आधार पर। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर, कि उसका स्वामित्व क्या है, निजी है या हम ये कह देंगे कि निजी है या सार्वजनिक है, इस तरह से उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको चाहो तो एनलार्ज करके लिख दो। लेकिन 2 नंबर का है किस किस आधार पर, कच्चे माल को, उसको कौन सा कच्चा माल यूज कर रहा है, प्राकृतिक कर रहा है या किस तरह का कच्चा माल यूज कर रहा है, उसका आकार कैसा है, छोटा है, बड़ा उद्योग है, या उसका स्वामित्व कैसा है, निजी है या सार्वजनिक है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको वर्गीकृत करते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि स्कूलों में पढ़ाई का माध्यम भारतीय भाषा में हो? देखो क्यों चाहते थे भारतीय भाषा में, क्योंकि एक तो समझना आसान है ना, एक भाषा भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमें कोई ऐसी लैंग्वेज में कोई चीज करनी है जो हमें वो लैंग्वेज ही नहीं आती, तो उस लैंग्वेज को ही नहीं समझ पाएंगे तो उसमें क्या करना क्या है वो तो और की बात हो जाएगी। इसीलिए भारतीय भाषा में होगा तो कम से कम बच्चा समझ तो पाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या करना है, तो उससे समझ आएगा तभी तो आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए वो चाहते थे कि भारतीय भाषा में हो, ना कि अंग्रेजी भाषा में हो। देखते हैं इसका आंसर। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दृढ़ता से महसूस किया कि भारतीय भाषा शिक्षण का माध्यम बनाना चाहती है। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि भारतीय भाषा को ही क्या करना चाहिए, शिक्षण का माध्यम बनाना चाहिए, क्योंकि गांधी जी एक ऐसी शिक्षा चाहते थे जो भारतीयों को उनकी गरिमा, आत्मसम्मान की भावना को पुनः प्राप्त करने में मदद करे, जो कि क्या करे उनकी। अब हिंदी बोलने से एक तो एक आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो भाषा बोली जाती है उसको समझना आसान हो जाता है, ये वाला पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम हिंदी में कोई अब देखो आजकल क्या है, इंग्लिश का जमाना है, अगर इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो तो थोड़ा सा हमें फील होता है कि हाँ ये इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हैं, तो इसी चीज को कम करने के लिए, उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए और आत्मसम्मान की भावना को पुनः प्राप्त करने में मदद मिल सके, इसीलिए जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि भारतीय भाषा को ही क्या किया जाए, शिक्षण का माध्यम बनाया जाए।
अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहा गया है, 1921 और 22 तक असहयोग आंदोलन ने कैसे गति पकड़ी। 1921 से 22 तक असहयोग आंदोलन ने कैसे गति पकड़ी। तो देखो असहयोग, जब उन्होंने सहयोग करना छोड़ दिया अंग्रेजों का, किस तरह से जो भी भारतीय चीजें थी उन्हीं को इस्तेमाल करो और बाकी चीजों को इस्तेमाल नहीं करो, तो उन्होंने तेज गति कब पकड़ी, 1921 और 22 में। तो देखते हैं इसका आंसर। देखो कि असहयोग आंदोलन अहिंसक होना था, ये था कि भाई अहिंसक होगा, उसमें हिंसा नहीं होगी। लेकिन 1920 और 21 में क्या हुआ, इसमें बहुत सारे भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब लोगों ने क्या किया, इसमें हिस्सा लेने के लिए अपनी जो पदवी थी उसको, जिस पोस्ट पर थे उसको त्याग दिया। सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में जो काम कर रहे थे, चाहे अदालतों में काम कर रहे थे, विदेशी वस्तुओं को उन्होंने उसको बहिष्कार किया, चुनावों का बहिष्कार कर दिया, अन्यतः करों का भुगतान, जो टैक्स लग रहे थे उनका उन्होंने देने से मना कर दिया। तो इस समय क्या होता है, बच्चे जो थे उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया, कॉलेज जाने से मना कर दिया। तो इस समय इसीलिए जो असहयोग आंदोलन था, उन्होंने 20-21 में क्या करा, बहुत तेजी से क्या बढ़ा, उसने उछाल आया उसके अंदर। तो ये सब रीजन थे, क्योंकि लोगों ने पोस्ट छोड़ दी, सरकारी नौकरियां छोड़ दी, अदालतों में जाना छोड़ दिया, विदेशी वस्तुओं को लेना छोड़ दिया, चुनावों का बहिष्कार किया, टैक्स देना मना कर दिया, बच्चों ने स्कूल और कॉलेज जाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर उछाल आया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं 7 और 8 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत में संसद की क्या भूमिका है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर देखो क्या कहा गया है, किसी देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद की अहम भूमिका होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर संसद की अहम भूमिका होती है। इसके प्रमुख कार्यों में कानून बनाना, संसद के क्या क्या कार्य है, देखो कानून बनाना है, लोगों के हित का प्रतिनिधित्व करना, मतलब कि लोगों को अच्छाई के लिए काम करना, सरकार के कार्यों की निगरानी करना, सरकार क्या कर रहा है उसकी निगरानी करना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना शामिल है। इसीलिए जो संसद है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका, ये सब मेजर काम है ना, बड़े बड़े काम है जो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। पूरे देश के जो प्रतिनिधित्व है चुनकर इस देश के लिए काम करते हैं और इन चीजों पे काम करते हैं कि कानून बनाना, हितों का प्रतिनिधित्व करना, सरकार का कार्यों की निगरानी करना और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करना। अब हम करते हैं इसके अथवा में जो क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। तो गठबंधन सरकार क्या होती है, कई बार क्या होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है, पक्ष मतलब जो जीत जाता है उसे हम रूलिंग पार्टी कहते हैं। उसके अलावा कई और पार्टियां भी होती है, राजनीतिक पार्टी होती है, तो वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मिक्स होकर मिलकर काम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। इसका आंसर देखते हैं हम। गठबंधन सरकार वह होती है जिसमें कई राजनीतिक दल किसी क्षेत्र, देश, राज्य या प्रांत को चलाने के लिए सहयोग करते हैं। मतलब मिलकर कई राजनीतिक जो दल होते हैं वो क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। गठबंधन सरकारों के उदाहरण जनता दल, राष्ट्रीय मोर्चा, संयुक्त मोर्चा, एनडीयू और यूपीए। तो कुछ सरकार ऐसी है जो क्या करते हैं, कई राजनीतिक दल इकट्ठे होकर मिलकर काम करते हैं। क्षेत्र की वो दल किसी तरीके से भी हो सकते हैं, कुछ क्षेत्र के हो सकते हैं, देश के, राज्य के, प्रांत के चलाने के लिए मिलकर काम करता है। तो कई जो राजनीतिक दल है मिलकर जब काम करता है तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं और उसके एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। देखो प्रश्न नंबर 7 में क्या है, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि देखो अंग्रेजी शिक्षा ने क्या सिखाया, बाहर की चीजें सिखाई कि किस तरह से अपनी संस्कृति को भूलकर हमें बाहर की संस्कृति के बारे में सिखाया। इसीलिए जब हम लोग उनकी चीज को फॉलो करेंगे तो एक तरह से उनके गुलाम ही बन गए ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं इसका आंसर। महात्मा गांधी के अनुसार औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा कर दी। मतलब अंग्रेजी को ऐसा मीडियम को या अंग्रेजी भाषा को ऐसा बना दिया कि वही सर्वोपरि है। तो औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मन में हीनता की भावना पैदा कर दी। गांधी ने कहा कि पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी संस्कृति पर गर्व को नष्ट कर दिया और पश्चिमी सभ्यता की श्रेष्ठता की भावना पैदा कर दी। अब लोगों को क्या करने लगा, उन्होंने जब पश्चिमी शिक्षा के बारे में पढ़ा या अंग्रेजी शिक्षा के बारे में पढ़ा बाहर की, तो उनको लगा कि भाई इंडिया की जो संस्कृति है उस पर उनको एक्चुअली अगर देखा जाए तो बाहर की जो अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो वो बाहर की हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इंडिया की हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जा रही। तो लोगों को क्या है, अपनी संस्कृति पे पता ही नहीं, तो उस पर गर्व कैसे करेंगे। तो वो गर्व क्या होता जा रहा है, नष्ट होता जा रहा है। पश्चिमी सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है तो लोगों को लगता है कि शायद वो ज्यादा खास था, उसी के बारे में बताया जा रहा है, तो उसको लोग श्रेष्ठ समझने लगे। महात्मा गांधी ने कहा कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों पर बुरा जादू किया, इससे भारतीयों को गुलाम बनाया है और यह पापपूर्ण थी। और कहा कि शिक्षा, ये वाली शिक्षा क्या है, एक जहर के समान काम कर रही है, जो लोगों की जो भारतीय संस्कृति है उसको खत्म कर। लोगों को नहीं पता गुरुकुल क्या है, लोगों को ये पुरानी बातें नहीं पता, किस तरह से शिक्षा दी जाती थी, क्या शिक्षा दी जाती थी। लेकिन लोगों को पता है बाहर क्या होता था, बाहर की कंट्रीज में किस तरह से शिक्षा दी जाती थी। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि उन्होंने क्या किया है, भारतीयों को गुलाम बना दिया है अंग्रेजी शिक्षा देकर।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा प्रणाली पर रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। भारतीय शिक्षा को लेकर देखो महात्मा गांधी ने तो ये कहा था कि अंग्रेजी शिक्षा को नहीं करना है। अब ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में शिक्षा के बारे में क्या विचार थे उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर है, उन्होंने महसूस किया कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महसूस किया कि छात्रों को अपने व्यक्तित्व, शक्ति और क्षमताओं कि हर पहलू को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया है। मतलब शिक्षा का मतलब ये नहीं कि आपने किताब पढ़ ली और बस, नहीं, अपने जितना उनका व्यक्तित्व है, अपनी शक्ति और अपनी क्षमताओं को पहचान कर उनका विकास करना चाहिए। टैगोर ने महसूस किया कि शिक्षा का मतलब केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना, डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्रगति किसी भी पेशे को अपनाकर जीविकोपार्जन करनी होनी चाहिए। मतलब कि उतनी स्किल पैदा होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से जी सके। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई से ही हो सके, जिस भी चीज में वो अच्छे हैं उसकी स्किल को बढ़ाया जाए और अपनी जो लाइफ है उसको अच्छे से जिया जा सके। अब हम देखते हैं खंड घ जिसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, भारत में न्यायालयों की रचना क्या है, सभी संरचनाओं का विस्तार से समझाइए। भारत में न्यायालयों की संरचना क्या है, सभी संरचनाओं को विस्तार से समझाइए। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखते हैं आंसर, भारत एक संघीय राज्य है। इसकी एकल व एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसमें त्रिस्तरीय संरचना है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, 3 न्यायालय है उसके अंदर, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। अब देखो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय देखते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय यह सबसे वरिष्ठ संवैधानिक न्यायालय है। इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, मतलब ऐसा नहीं कि सीधा ही कोई जो केस है वो सर्वोच्च न्यायालय में चला जाएगा। ये सिर्फ पुनरावलोकन मतलब कि अवलोकन करता है पुनः से, मतलब किसी ने जो जजमेंट दी है उससे हम क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख और मुख्य न्यायाधीश होता है जिसमें अधिकतम 34 न्यायाधीश होते हैं। इसके पास मूल, अपील, सलाहकार, क्षेत्राधिकारी के रूप में व्यापक शक्तियां होती है। उसके बाद देखो क्या कहा गया, उच्च न्यायालय। भारत में उच्च न्यायालयों के पास मूल व अपील दोनों क्षेत्राधिकार होते हैं। इसके पास रीट, सिविल, आपराधिक मामलों एवं कानून द्वारा निर्दिष्ट अन्य मामलों जैसे कि मामलों के मूल क्षेत्राधिकार हैं। उनके पास क्षेत्रीय अधिकार जैसे कि भीतर निचली अदालतों, न्यायाधिकरण एवं अन्य अर्ध न्यायिकरण निकायों से भी अपील सुनने की शक्ति है। मतलब नीचे से कोई केस आया उसको हमने कहा हाईकोर्ट में दे दिया तो हाईकोर्ट में चला गया, हाईकोर्ट से बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या कहा गया नेक्स्ट, और भी कुछ बताया गया है। अब उच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है ताकि कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति का समूह एक राज्य द्वारा नष्ट न किया जा सके और उसके उल्लंघन पर सजा दी जा सके। मतलब अगर कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तब भी क्या मिल सकती है, उच्च न्यायालय में सजा मिल सकती है। अब अधीनस्थ न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन से संबंधित किसी भी मामले को सुनने या खत्म करने की कोई शक्ति नहीं होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसमें बड़े शॉर्ट में मैंने सारा आंसर दिखा दिया, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, बार बार वो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो हमने यहाँ पे सारा आंसर लिख दिया है। तो आप यहाँ से अच्छे से इसको चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया था 8th क्वेश्चन की जगह, अब यहाँ चेंज करके न्यायालयों वाला क्वेश्चन दिया गया। पहले जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिका को किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जनहित याचिका के बारे में आपको बताना है कि वो किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो जनहित याचिका जीवन में समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अन्य कई मौलिक अधिकारों को अर्थ को बढ़ाकर मानव अधिकारों की एक नई व्यवस्था बनाती है। इसमें क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों में समानता रखती है, इन सब चीजों का ध्यान रखती है व्यक्तिगत जो जनहित याचिका है। इस पत्ति में सम्मान का अधिकार, मुफ्त कानूनी सहायता, त्वरित सुनवाई, शिक्षा अधिकार, मानवाधिकारों पर शिक्षा आदि मानवाधिकारों पर दिखाई देता है। तो मैंने क्या कहा गया है कि जनहित याचिका क्यों दिखाई जाती है, क्यों होती है जनहित याचिका, कि जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्र, मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो अपनी अपील कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसके मौलिक अधिकारों की जो वैल्यू है वो बनी रहे, उसके लिए नई ये व्यवस्था की बनाई गई है, जिसमें क्या है, सम्मान का अधिकार, मुफ्त कानूनी सलाह भी मिल सकती है, त्वरित सुनवाई, उस पर जल्दी से सुनवाई हो, शिक्षा उसको अच्छे से मिले, उसके साथ कुछ अगर कुछ गलत हुआ है तो इसके अगेंस्ट वो क्या कर सके, जनहित याचिका जाहिर कर सके, जिससे कि क्या होगा, उसकी बात को सुना जाएगा, उस पर देखा जाएगा कि हाँ इस पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको इसका आंसर लिखना है, क्योंकि 5 मार्क्स का पॉइंट्स इनको बढ़ा चढ़ाकर आपको आंसर लिखना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यायालय की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। न्यायपालिका की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। तो देखते हैं आंसर। में देखो क्या है,
न्यायपालिका की मुख्य भूमिका कानून के शासन की रक्षा करना, कानून की सर्वोच्च सुनिश्चित करता है। यह व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, विवादों को कानून के अनुसार सुलझाता है और यह सुनिश्चित करता है कि लोकतंत्र व्यक्तित्व या समूह तानाशाही को रास्ता नहीं देता। न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है, सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी या संविधान का रक्षक भी माना जाता है। तो देखो क्या है मेन भी, कानून बनाना और उनकी पालना करना, ये क्या है न्यायपालिका। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो केस करेगा और फिर जज सही बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में समझना ही न्यायपालिका। इनको अपने शब्दों में लिखना होता है, ऐसे क्वेश्चंस को ना, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए और अपने शब्दों में आप बढ़ा चढ़ाकर इसको लिख दो, 5 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो आपको समझा दिया गया है कि मेन आप क्या लिखेंगे, कोई विवाद हो, व्यक्तिगत अधिकार हो, मौलिक अधिकार की रक्षा करना हो, कानून की शासन की, कानून बनाना नहीं कहेंगे हम, ये कहेंगे कानून के शासन की रक्षा करना सर्वोच्च कानून को निश्चित करता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं खंड ड है, जो कि क्या है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पैराग्राफ में से हम आंसर्स ढूंढेंगे और इसके अलावा 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, 1 एंड 2 मार्क्स का, इसका ध्यान रखेंगे आप। तो आइए देखो, रीड करते हैं हम थोड़ा सा पैराग्राफ, पहले रीड कर लेते हैं फिर क्वेश्चन छोटे करके यहीं से आंसर देख लेंगे। देखो क्या कहा गया है पैराग्राफ में। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन अमेरिका महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद उसने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन इनकार से अफ्रीकी अमेरिकाओं के असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक आंदोलन, अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 में नागरिक अधिकार आंदोलन के नियम नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव निषेध कर दिया गया। इसीलिए यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूल में दरवाजे खोले जाएंगे, उन्हें अलग अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी गरीब है। अधिकतम अफ्रीकी अमेरिकी उच्च केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने के सामर्थ्य रखते हैं जो कि कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के जैसा ही ऊंचा है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। रोजा पार्क कौन थी? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन में लिखा है रोजा पार्क एक अफ्रीकन अमेरिका महिला थी। बस इतना ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये लिख सकते हैं 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद। थोड़ा अगर डिटेल में लिखना है तो आप पहले तो लिख सकते हैं एक महिला थी, दिन भर काम करने के बाद एक दिन उन्होंने अपनी सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। मतलब किस लिए प्रचलित हुई तो ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फर्स्ट का आंसर लिख देंगे। 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम क्या कहता है? तो देखो यहाँ से आ जाएगा 1964 नागरिक अधिकार अधिनियम में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव करना निषेध है, मतलब मना है, भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। उसके बाद थर्ड हम देखते हैं, थर्ड में क्या कहा गया। अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों पढ़ते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकांश, यहाँ से लिख देंगे अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकी गरीब बच्चे हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे केवल ऐसे ही सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पैराग्राफ में कोशिश ये करो कि पैराग्राफ से ही आंसर हो, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा और वहीं से सीधे सीधे आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो पैराग्राफ दिया गया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम पैराग्राफ को रीड करते हैं और उसके बाद आंसर देखते हैं। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। मानवीय कारण जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि की उपयोग प्रतिरूप में महत्वपूर्ण निर्धारक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि, सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि में व्यक्तियों के स्वामित्व होता है, जबकि सामुदायिक भूमि में समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट, औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इसे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। जनसंख्या और उसकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों में सामुदायिक भूमि पर व्यापीकरण, क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने और अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि का उपयोग प्रतिरूप से व्यापक रूप से परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार से निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के प्रमुख खतरा है पर्यावरण के लिए। मैंने से भूल की थी, फिर मैं सेकंड में फिर तक आ गई, मुझे सीधे जाना भूल गई, मैं वापस नीचे कर। ठीक है, चल दो आई थी ना, मैं दो लेके आया हूँ। ठीक है।
चल बैठ जा 5 मिनट। फिर अब सैम्पल पेपर कर रही है, ठीक है। आ रहे हैं सैम्पल पेपर में से क्वेश्चन, हो रहे हैं ना क्लियर? 1 2 या 3 सैम्पल पेपर कर लेना, जल्दी जल्दी हो जाएंगे सैम्पल पेपर। तो ना लिख रही है, लिखने का तो टाइम नहीं है ना, वो ओरली समझ ले और याद कर लेना। बड़े 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 है ना वो। हाँ, और ना वो क्या कहते हैं, आंसर्स क्वेश्चंस पता चलेंगे किस तरह से करने हैं ना। ले मैं कर लूँ रखते, इनको मैप कर ले, 10 मिनट रेस्ट कर ले, पानी पानी पी के उसके बाद पे कर लेना, ठीक है। मुझे तो बस करना पड़ा। ठीक है। कीड़ा, हाँ चींटी है कि कीड़ा है? तुम्हें क्या दिखाना? ये क्या पड़ गई गंद? आने दिखाओ क्या हो जाएगा? किया क्या क्या हो जाएगा? शनन को निकलेगा। तू कर ली ओके, टाइम वेस्ट करे भाई, मारो यहाँ तो जमा ही करना रहे। ये दीदी इलियन का बच्चा है। ओह क्या कर दिया? छान के देख ले। मैं आपसे ना थप्पड़ आएगा कोची तेरे गाल पे, एक देख ले, बाहर निकाल दूंगी, देख ले। मैं कड़ी नहीं खानी मैंने। नहीं छाना नहीं होगा। छान के देखो दीदी। हाँ है तो इधर भी देखो, कोने कोने में भी चल रही है। मैं उस दिन भी आई या एक तो बेसन फेंक के मैं पहला अड़क मन लगा डब्बा धोए हो के डब्बे मांज के साफ करके फिर सुखा के मौसम का वजह, लेकिन तो सर्दियां आ गई है, इन चालन तो ला रहे से मैंने इन्हों देख साइड में नीचे देखो, नीचे कहीं। चल मैं शान के देखो, इनने तो है तो छोटा छोटा ही भी है तो समझ। इल्ली बड़ी कटवा दीदी ने तो बेसन ढक्कन ने भी बंद करके वो फॉइल पेपर लगा, डब्बा चेंज करा एक तो इनको। हाँ डब्बा और पड़ा होगा डब्बा तो अपना यहाँ पे साइड पर छोटे छोटे तो मैं छेद थाली में शान के करके देखा मैं बना ले। आज पूज काट लिया सब कुछ, काट ली हो। बेसन तुम्हें और पड़े आपने, लेकिन पहले वो देखा एक पैकेट कौन पड़ा? तो कोई नहीं, एक पैकेट पड़ा है। अच्छा फिर नहीं पता, मन लगा एक पैकेट और पड़ा है। वो शायद कौन है। अच्छा ठीक है, ये बंद करना दरवाजा, गेट बंद करना या गेट बंद करना। अरे छान रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। ले जो गेट बंद कर दिया। मैं तो वैसे नहीं खाती गाड़ी, जिसको खाना उसको खिलाओ। है चींटियां ही ना हुआ कटाई देखना। ले चलिए गेट बंद कर दे, टाइट बंद कर देना बेटा, गेट टाइट बंद कर दे। बंद करने के लिए कह रहे होंगे। इसमें नहीं है, उसमें है। नहीं वो पहले वाला जो मैंने बस नाम ही बोलने हैं। हाँ